करने से पहले एक बहुत ही सुंदर सा कोट दिखाना चाहूंगा फ्रेंड्स। सक्सेस इजंट ऑलवेज अबाउट ग्रेटनेस। ऐसा नहीं है कि आप ग्रेट हो, बहुत ज्यादा ग्रेट हो तभी सक्सेस आएंगी। इट्स अबाउट कंसिस्टेंसी, कि आप कितने ज्यादा कंसिस्टेंट हो। क्या आप ये पूरी क्लास देख सकते हो? आप पूरी क्लास करके सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो? अगर आपने पूरी क्लास देखी है, अगर आपने, तो कंसिस्टेंसी जो है आपका जो हार्डवर्क है, ठीक है, कंसिस्टेंट हार्डवर्क जो है आपका वो सक्सेस की तरफ में लेके जाएगा, और ग्रेटनेस जो है वो अपने आप आपके अंदर में आ जाएगी। तो अपने आप कोई जो है महान नहीं बन जाता, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, कंसिस्टेंट हार्डवर्क होना चाहिए, उससे सक्सेस मिलती है, उससे इंसान ग्रेट बनता है। एग्री करते हो तो हाथ ऊपर करिए। और जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया फ्रेंड्स, उन सभी लोगों जहां भी शेयर कर सकते हो जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे फ्रेंड्स सेशन को। हर एक जगह पे, हर एक बच्चा हर एक कोने कोने के अंदर में शेयर कर देगा जल्दी से। जिन्होंने भी शेयर कर दिया हाथ ऊपर कर देंगे जल्दी से सभी के सभी। पहला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स आप लोगों का, यारलुंग सैंगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, एक्चुअल में एक एग्जाम के अंदर में आया हुआ है। अब किसी भी एग्जाम में, डी ट्रिपल एस बी में भी, आप लोगों का केवीएस में, बीपीएससी टीआरई के अंदर में, सुपर टेट में, केवीएस कहीं पे भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। यारलुंग सैंगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है भारत के अंदर में? तो यारलुंग सैंगपो। अब देखिए फ्रेंड्स आप लोगों को इसका पूरा एनिमेशन के थ्रू मैं आपको बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है केवल और केवल ये पढ़ रहे। देखिए ये ब्रह्मपुत्र नदी, जिसको यारलुंग सैंगपो भी कहा जाता है, ये कहां से निकलती है? ठीक है, मैडम को थोड़ा सा रुकवा देते हैं अपन यहाँ पर में नदी को। ये आंगसी ग्लेशियर है, उसके नीचे में है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? चेमा युंगडुंग। लिखने की कोशिश करो, मैं आपको लिख के अभी दिखाऊंगा भी चेमा युंगडुंग पूरा आपका। ठीक है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर ब्रह्मपुत्र या यारलुंग सैंगपो नदी निकलती है। ठीक है, फिर ये जा रही थी उधर, फिर उसको अचानक से याद आया नामचा बारवा के पास में कि उई माँ मैं किधर जा रही हूँ, मेरे को तो उधर जाना था भारत के अंदर में। दानिश सर फिर मेरे बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, और इतने सारे बच्चे हैं आप लोग, ठीक है, किरण, दिव्या, ठीक है, आदित्य, ठीक है, सोनू और विश्वास, ये सारे के सारे लोग जो है पढ़ेंगे मेरे बारे में। तो फिर उसको याद आया, तो अचानक से उसने फिर यू टर्न मारी। कहां से? नामचा बारवा से। अब एक क्वेश्चन बन गया आप लोगों का यहाँ पर में एग्जामिनर के लिए, कि कहां से उसके कमर में लचक आई? नामचा बारवा, कमर या लचके रे। ठीक है, तो नामचा बारवा, नामचा बारवा से उसने यू टर्न मारी, ठीक है, शार्प टर्न मारी। और यहाँ पर में है आपका, ठीक है, यांगपा दर्रा, यांगपा पास। पास का मतलब होता है पहाड़ों के बीच का रास्ता। तो पहाड़ों के बीच में से होते होते भारत के अंदर में आ गई वो। अरुणाचल प्रदेश पहला राज्य था जिसके अंदर में घुसी। ठीक है, फिर यहाँ पर मैं आगे में बढ़ी, वो आगे में बढ़ते 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 अभी भी उसका नाम जो है यारलुंग सैंगपो, फिर दिहांग नदी नाम पड़ता है। और फिर जब वो आसाम में एंटर करती है तब उसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, अभी ये सारे क्वेश्चंस क्या मैंने जो जो बोला सबको क्वेश्चंस के थ्रू करवा दूं? अगर हाथ ऊपर कर देंगे सभी के सभी बच्चे, और जितने बच्चे देख रहे हैं सभी ने सेशन को लाइक कर दिया, मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं एक एक शब्द, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, यांगपा दर्रा, ठीक है, आप लोगों का नामचा बारवा, हर एक चीज के ऊपर मैं क्वेश्चन करा दूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रूफ के साथ में। अगर आप लोग जल्दी से सभी लोग लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे हर जगह पे जहां भी कर सकते हो आप लोग, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, आपको याद रखना है फ्रेंड्स, यारलुंग सैंगपो किसका नाम है? यारलुंग सैंगपो नदी ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है, ये याद रखना है आप लोगों ने। देखिए कहां से निकलती है? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से। ठीक है, कैलाश पर्वत के पास में एक कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के पास में एक ग्लेशियर है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। कितना प्यारा नाम है ना। ठीक है, चेमा युंगडुंग, है ना, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। आपको बता दूं फ्रेंड्स कि चेमा युंगडुंग ग्लेशियर जो है ये यहाँ पर में आपका, इधर साइड में आपका जो है सिंधु नदी निकलती है। ठीक है, उसके जस्ट थोड़े से ऊपर से, और उसके थोड़ा सा नीचे में जाओगे आप लोग, यहाँ पर में राकस ताल मिलेगा जहां से सतलज नदी निकलती है। तो ये छोटे से एरिया में से तीन तीन नदियां निकलती है। एक यारलुंग सैंगपो ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, एक निकलती है सिंधु नदी, और इधर से निकलती है आप लोगों की सतलज नदी। तो आसपास ही, मतलब इन तीनों का जो है ना, सिंधु नदी और सतलज नदी भी उसके पास से ही निकलती है, तीनों के तीनों। एक चली जाती है इधर साइड में और दो जाती है वेस्ट साइड के अंदर में, बस इतना ही फर्क है। चलिए, तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों का फ्रेंड्स आपके सामने, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या है? जल्दी से बताएंगे आप सभी के सभी, हर कोई बच्चा जल्दी से आंसर करेगा जल्दी से। 6 मिनट के अंदर में फ्रेंड्स 2200 से ज्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं। ठीक है, दिस इज द पावर ऑफ टीचिंग परीक्षा कम्युनिटी, आप लोगों का पावर है ये। ठीक है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या है आपका? तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थल है वो है आप लोगों का चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, तिब्बत के अंदर में चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। लिखते भी जाएंगे कमेंट के अंदर में आप सभी के सभी। ठीक है, 83% लोगों ने सही आंसर दिया है, कॉन्ग्रेचुलेशन। जितने बच्चों ने सही आंसर दिया है आप लोग बता देंगे हाथ ऊपर करके जल्दी से। ब्रह्मपुत्र नदी को ही आप लोग क्या किस नाम से जानते हो आप लोग? इसी नदी को आप लोग जो है फ्रेंड्स याद रखना है आप लोगों ने, यारलुंग सैंगपो के नाम से भी जानते हो आप लोग। ठीक है, स्क्रीन जो है थोड़ी सी फ्रीज हो गई थी, ठीक है, बट कोई बात नहीं, आप लोगों को अब आई थिंक शायद से सब कुछ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, आई थिंक अब सब दिखाई दे रहा है, बता देंगे एक बार। चलिए गुड। तो देखिए फ्रेंड्स, कैलाश माउंटेन के पास में, ठीक है, यहाँ पर में, ठीक है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है। यहाँ पर में बोखरचू ग्लेशियर है, बोखरचू, बोखर, बोखरचू,
ग्लेशियर, ठीक है, जहां से निकलती है सिंधु नदी, ठीक है, और यहां पर में है राकस ताल जहां से निकलती है सतलज नदी। तो क्या मैं ये कह सकता हूं, आप लोग बताइएगा हाँ या ना, कि क्या ये मैं कह सकता हूं कि भाई ये तीन नदियां जो है आसपास से निकलती है, ठीक है, इनका सोर्स एक ही है, यारलुंग सेंगपो मतलब ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी और सतलज नदी पास पास से ही निकलती है, आसपास से, ठीक है। तो इन तीनों का माइका सेम है, ससुराल अलग अलग है, ठीक है, तो माइका एक है, मतलब जहां से निकल रही है। ओके ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हमारे, प्लीज इसको याद रख लेना आप लोग, सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, इनका संगम, इनका जो उद्गम स्थल है, ठीक है, इनका माइका आसपास में है। अब बहने हैं तीनों के तीनों, चलो ऐसा रख लो यार, तुम्हारे लिए कोई बात है कि पकड़ो, रख लो, ऐसा रख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा चावल का उत्पादक है, ये बताना है आप लोगों ने, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। चावल का उत्पादन जो करता है वो है पश्चिम बंगाल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों से वीट पूछ लिया जाता, गेहूं, ठीक है, तो गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा जो है उत्तर प्रदेश में होता है, लेकिन वही अगर आप लोग राइस की बात करेंगे, चावल की, तो वो होता है पश्चिम बंगाल के अंदर में। तो भाई आप लोग पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश दोनों को थैंक यू बोला करो खाना खाते समय आप लोग, क्योंकि जब आप खाना खा रहे हो, ठीक है, जब आप रोटी खा रहे हो तो उत्तर प्रदेश का धन्यवाद करा करो, ठीक है। रोटी तुझे पता है मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है कि तू जो है उत्तर प्रदेश के उगे हुए गेहूं से आई है, मतलब ऐसा नहीं कि तू आई होगी वहां से, ठीक है, बट मुझे ऐसा लगता है, दानी सर ने बताया कि सबसे ज्यादा गेहूं जो है उत्तर प्रदेश में होता है। चावल खा रहे हो तो पश्चिम बंगाल का थैंक यू बोल देने का, ठीक है। चलिए बाकी जो है फ्रेंड्स, एक चीज आपको बताना चाहूंगा जो इंपॉर्टेंट है आगे के लिए आप लोगों के, कि सबसे बड़ा उत्पादन करता तो पश्चिम बंगाल है चावल का, लेकिन दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे कौन आता है ये भी याद रख लीजिए आप लोग। दूसरे नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश और तीसरे नंबर पे आता है पंजाब, ठीक है। तो पहले तीन जो है आप लोगों को पता होने चाहिए कि पहले तीन कौन कौन से है, फर्स्ट तीन, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। राइस प्रोडक्शन के मामले में सबसे बड़े राज्य है चावल के उत्पादन के अंदर में। ऐसे ही मैं हर एक पॉइंट जो आप लोगों से बन सकता है एग्जाम के अंदर में, वो सारे के सारे करवा दूंगा आप लोगों को। इस क्वेश्चन का आंसर बिना पोल के दीजिए, टीम प्लीज पोल ना दीजिए बच्चों को, देखते कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। हर एक बच्चा कमेंट के अंदर में आंसर करेगा। अगर आप लोग चाहते हो कि आपको ये चीज हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाए, तो कमेंट में आंसर कर देंगे सभी। चलिए जल्दी जल्दी से सभी लोग शेयर करते रहेंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि कौन सी नदियों का जो है उद्गम स्रोत लगभग लगभग आसपास में ही है। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों को याद रखना है ब्रह्मपुत्र, ठीक है, और गंगा का नहीं, पास में नहीं है, गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है, ठीक है, और ताप्ती और ब्यास भी नहीं है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर, ये याद रखेंगे आप लोग। ओके चलिए बहुत बढ़िया जी। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र और इंडस। ये तो दो बहनें हो गई, तीसरी बहन का नाम क्या था ये भी बता देंगे आप सभी के सभी। इनमें से तीसरी बहन कौन सी है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम के अंदर में, प्लीज याद रखना आप लोगों ने। ओके तो आप लोगों को बता दूं, यारलुंग सेंगपो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से, सिंधु नदी, ठीक है, बोखरचू ग्लेशियर से, और ठीक है सतलज नदी राकस ताल से। राकस ताल कई जब बार उसको राक्षस ताल भी बोला जाता है, राकस ताल को राक्षस ताल भी बोलते हैं, राकस ताल, ठीक है, राकस झील। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं आप लोगों का, इसमें से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे जल्दी से सभी के सभी लोग, ठीक है। ओके तिब्बत में बहुत आसान है, प्राइस बहुत हाई कर दो, फिर 80% कर दो, 99% भी ऑफ कर दो, वो अलग बात है। बात ये है कि आपका पढ़ाई के लिए मेन चीज, टीचिंग परीक्षा हमेशा मेन चीज जो आपको सबसे रिजनेबल प्राइस में मिलता है वो आपको देने के लिए तैयार रहता है, ठीक है। तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास नदी का स्रोत क्या है, तो तिब्बत के पास में मानसरोवर झील के पास से कौन सा नदी निकलती है, मानसरोवर झील के पास से निकलती है तीन नदियां, ठीक है। एक निकलती है बोखरचू लेक से सिंधु नदी, एक निकलती है राकसताल से सतलज नदी, और एक निकलती है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु ये तीनों के तीनों मानसरोवर के आसपास से ही निकलती है, आसपास से ही। तो उपरोक्त में से सभी आंसर हो जाएगा आप लोगों का। अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले यहाँ पर मैं देखा फ्रेंड्स कि ये कैलाश माउंटेन के पास में मानसरोवर झील है, ठीक है। तो मानसरोवर झील से थोड़ा सा ऊपर में जाओगे तो बोखरचू ग्लेशियर मिलेगा, नीचे जाओगे तो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर मिलेगा, और इधर जाओगे तो राकसताल मिलेगा। क्या ये तीन चीजें हो गई आपकी, रिवीजन करेंगे आप लोग, चाहते हो रिवीजन करना, अगर चाहते हो तो लास्ट में आपको रिवीजन करवा दूंगा इसके ऊपर में भी मैं, ठीक है। चलिए आप लोगों को नेक्स्ट जो है क्वेश्चन फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को जो है इसके ऊपर में बेस्ड एक क्वेश्चन बताया था मैंने आपको पॉइंट, अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे, ठीक है। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज एक बार एनिमेशन भी देख लिया कीजिए आंसर का, ठीक है। ठीक है बताइए इसका, फ्रॉम विच पास ब्रह्मपुत्र रिवर एंटर्स इंडिया, भारत के अंदर में एंटर करती है कौन से पास से ब्रह्मपुत्र नदी। हर एक पॉइंट जो जो बताया है उन सबको क्वेश्चंस के थ्रू में करवा रहा हूं आप लोगों को यहाँ पर मैं, सभी बच्चे शेयर कर देंगे जहां भी शेयर कर सकते हो।
ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों से बात करूं फ्रेंड्स यहाँ पर मैं ब्रह्मपुत्र नदी की, तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये यांगपा दर्रा है, वहां से एंटर करती है। ठीक है, यांगपा दर्रे से भारत के अंदर में एंटर करती है। ओके, तो ये यहाँ पर में आप लोग देखिए, ये है यारलुंग सेंगपो नदी, जिसको आप लोग ब्रह्मपुत्र बोलते हो बाद में। ये नदी अरुणाचल प्रदेश के अंदर में एंटर करती है सबसे पहले, और अरुणाचल प्रदेश में भी कौन से दर्रे से, यहाँ पर में है यांगपा दर्रा। कौन सा दर्रा है, सभी बच्चे, हर एक बच्चा कमेंट में लिख देगा ताकि याद हो जाए। यांगपा, मैं भी लिख देता हूँ आप लोगों के साथ साथ में, यांगपा, यांगपा। ठीक है, जो पास है उससे आती है भारत के अंदर में, यांगपा पास। यांगपा पास कहां पर में है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर में। ये भी क्वेश्चन आता है, यांगपा दर्रा कहां पर में है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर में। अब कैसे याद रखोगे आप लोग, आपको पता है कि यांगपा दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी आती है, जो जिसको हम बाद में ब्रह्मपुत्र नदी बोलते हैं। ठीक है, तो वो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, तो ऑब्वियस सी बात है यांगपा दर्रा कहां पर में होगा, अरुणाचल प्रदेश के अंदर में होगा। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट जो है पॉइंट की तरफ में आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पहले प्रवेश करती है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे आप लोग सभी लोग जल्दी जल्दी से। ठीक है, ठीक है, जल्दी जल्दी से बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो आंसर जो है फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का हो जाएगा, भारत के किस राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी सबसे पहले प्रवेश करती है। तो भारत के अंदर में सबसे पहले जो प्रवेश करती है वो नदी है, भारत सबसे पहले प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश के अंदर में। ठीक है, कौन से दर्रे से प्रवेश करती है, चलो अभी के अभी देखते हैं कितने लोगों को अभी के अभी याद हो गई ये चीज। जस्ट अभी पढ़ा, अभी याद हुआ या नहीं, एक बार अगर याद हो गया तो लिख दो कमेंट में। लिख दिया है पहले से तो फिर से एक बार लिख दो ताकि याद हो जाए आप लोगों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग जो है फ्रेंड्स। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर में, आप देखिए यहाँ पर में ब्रह्मपुत्र नदी, जिसको यारलुंग सेंगपो भी बोलते हो आप लोग, ये तिब्बत, चाइना का जो पार्ट है तिब्बत, वहां से निकलती है। ठीक है, कहां से टर्न लेती है, जल्दी से बताओ ये कहां से उसने टर्न ली है। ठीक है, उसकी कमर में लचक कहां से आई है, नामचा बारवा से। ठीक है, फिर अरुणाचल प्रदेश के अंदर में एंटर की है यांगपा दर्रे से। ठीक है, और फिर बाद में उसको सबसे पहले ब्रह्मपुत्र बोला जाता है आसाम राज्य के अंदर में। ठीक है, असम ना, उसका नाम ब्रह्मपुत्र कहां पर में पड़ता है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नेम कहां पड़ता है उसका नाम। ठीक है, ये आप लोगों से बोला गया आप लोगों से। ओके, तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। तो अगर आप लोगों से बोला जाता है कि ब्रह्मपुत्र नाम कहां पर में पड़ता है उसका, तो आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आसाम हो जाएगा। लेकिन कहां से एंटर करती है तो अरुणाचल प्रदेश से नाम हो जाएगा। दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो, अगर बोला जाए कि उस राज्य का नाम बताइए जहां से वो भारत में एंटर करती है, तो अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। बट उसका नाम अरुणाचल प्रदेश में दिहांग होता है। ठीक है, उसका नाम ब्रह्मपुत्र कहां पड़ता है, असम राज्य के अंदर में। ठीक है, नाम उसका पड़ता है असम राज्य के अंदर में। ठीक है, ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट, देश की निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी है जिसको स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है। एक्चुअली ये मिट्टी कैसी होती है ना, ठीक है, ठंड के मौसम में, ठीक है, उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। ठीक है, क्रैक्स आ जाते हैं उसके अंदर में। तो क्रैक आने की वजह से क्या होता है, ये मिट्टी वापस से ऐसे आपस में घुल मिल जाती है, फिर से वो मिल जाती है। तो उसको प्लफिंग करने की जरूरत, या फिर वो मिट्टी को जो मिलाया जाता है ना बार बार, वो करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मिट्टी खुद ब खुद जो है साल में एक बार खुद ब खुद आपस में मिल जाती है। क्रैक आते हैं, फिर से वो क्रैक भर जाते हैं। ठीक है, तो मिक्सिंग हो जाती है मिट्टी की पूरी, उसमें हवा वगैरह जो है वो भी चली जाती है उन क्रैक्स वगैरह के अंदर में। तो ब्लैक कॉटन सॉइल जो है आप लोगों की, कपास की काली मिट्टी, ये जो मिट्टी है ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स की स्वतः कृषि मिट्टी, सेल्फ प्लव सॉइल इसको कहा जाता है। आपको बता दूं इसी मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, रेगुर सॉइल के नाम से, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर में। तो रेगुर सॉइल किसको कहा जाता है। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स देखिए, काली मिट्टी की बात करूं अगर मैं आप लोगों से, तो काली कपास, काली मिट्टी जो है कहां कहां पर में मिलती है आप लोगों को याद रखना है। आप लोगों ने गुजरात के अंदर में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, जो है आप लोगों का आंध्र प्रदेश, इन इलाकों के अंदर में आपको काली मिट्टी मिलती है। ये काली मिट्टी आयरन, लाइम और कैल्शियम से रिच होती है, लेकिन उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ऑर्गेनिक मैटर की कमी होती है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, तो आयरन और लाइम मतलब लोहा और चूना, कैल्शियम, ये सब उसके अंदर में बहुत आई मात्रा में, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और ऑर्गेनिक मैटर की डेफिशिएंसी होती है, कमी होती है। ठीक है, वो क्वेश्चन भी आप लोगों को करा दूंगा मैं कि कैसे क्या चीज की कमी होती है, अगर आप लोग बोलोगे, और वो याद भी करवाऊंगा आपको कि किसमें क्या चीज ज्यादा होती है। नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है, नगदी फसल देखिए फ्रेंड्स, नॉट इंक्लूडेड इन कैश क्रॉप। कैश क्रॉप का मतलब होता है एक ऐसी फसल जो केवल और केवल बेचने के उद्देश्य से जो है वो उगाई गई है, मतलब उसको बेसिकली मेनली खाया नहीं जाता उसको। ठीक है, जो है बेचने के उद्देश्य से उगाई गई है, उसको बेचा जाता है। ओके, और कुछ फसलें ऐसी होती है जिसको फूड क्रॉप बोलते हैं, फूड क्रॉप। फूड क्रॉप ऐसे क्रॉप्स होती है जिनको खाया, मतलब कई बार ऐसा बेचते भी है, लेकिन उसको जनरली खाने के उद्देश्य से उगाया जाता है। तो भाई आप लोगों का कौन सा वाला नगदी फसल नहीं है, तो शुगर के नगदी फसल है, इसको बेचने के उद्देश्य से उगाया जाता है। कपास को भी, कपास खाओगे क्या आप लोग, कपास को भी बेचने के उद्देश्य से। जूट जो पटसन होता है आप लोगों का, ठीक है, उसको भी आप लोग क्या करते हो, बेचने के उद्देश्य से उगाते हो। लेकिन ये जो है वीट आप लोगों का क्या है, फूड क्रॉप है।
फूड क्रॉप, इसको जो है आप लोग खाद्य फसल कहते हो। मैं आप लोगों को जो है फ्रेंड्स कुछ चीजें दिखाना चाहूंगा, ऐसी क्रॉप्स जिनको जो है डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए, खाने के लिए उगाया जाता है, उनको फूड क्रॉप, खाद्य फसलें कहा जाता है। ऐसी फसलें जिनको रॉ जो है बेचा जाता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को, आगे वाली इंडस्ट्री को, ठीक है, ताकि उससे और कोई चीज बनाई जा सके, जैसे गन्ने से शुगर बनाया जा सके, कपास से जो है वो कपड़ा बनाया जा सके, तो उसको कैश क्रॉप बोला जाता है। ठीक है, ये जो क्रॉप होती है ये फूड प्रोवाइड करती है लोगों को। ये जो है आप लोगों का एक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होता है, और जनरली जो भी किसान वगैरह होते हैं उनको डायरेक्टली कैश मिलता है उससे। ठीक है, तो वीट, राइस, कसावा, ये सब क्या है आप लोगों के फूड क्रॉप के एग्जाम्पल है। ठीक है, कॉफी, शुगर केन, जूट, ये सब कैश क्रॉप के एग्जाम्पल है। तो फूड क्रॉप कौन कौन से, वीट, राइस, मेज, कॉर्न, मक्का जो है आपका, ठीक है, मिलेट जिसको बाजरा, ज्वार, रागी, ये सब आते हैं आप लोगों के। ठीक है, पल्सेस जो है, दालें जो है आप लोगों की, वो वेजिटेबल्स हो जाए, या आपका खाद्य फसलों में आता है, फ्रूट्स खाद्य फसलों में आती है। वही कैश क्रॉप में आता है कॉटन, शुगर केन, जूट, ठीक है, टी, कॉफी। ठीक है, टी, कॉफी, ये कैश क्रॉप में है। तो जब भी चाय पियो या कॉफी पियो तो आपको क्या याद आना चाहिए? नगदी, नगद फसल है ये, याद आएगा क्या? आप लोग याद कराओगे ससुर जी को। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर मैं गजाला जो है अपने ससुर जी को चाय देने जा रही है, ससुर जी, पापा जी चाय। ठीक है, ये ना कैश क्रॉप है। ठीक है, वो बोलेंगे, उनको लगेगा कि मेरी बहू जो है पैसे मांग रही मेरे से। ठीक है, इसी दिन के लिए लाया था मैंने इसको बिहा के, कि ये चाय देते देते जो है मेरे से पैसे मांगेंगी। बट लेकिन कोई बात नहीं, उनको उनको समझा देना आपकी, दानी सर ने बताया है करके। ठीक है, तो कॉफी या चाय जब भी दे रहे हो, ठीक है, तो कैश क्रॉप है, ये याद रख लेना आप लोगों का। ठीक है, कैश क्रॉप है। ओके, चलिए, टोबैको कैश क्रॉप आती है। रबर, ठीक है, ऑयल सीड्स जो है आपका, मस्टर्ड वगैरह जो है, ग्राउंड नट वगैरह जो है आप लोगों का, ठीक है, मूंगफली वगैरह, ये सब आपकी कैश क्रॉप आती है, कैश क्रॉप के अंदर में आती है। निम्नलिखित में से कौन से उद्योग को सूर्योदय उद्योग कहा जाता है? सनराइज इंडस्ट्री। सनराइज का मतलब क्या होता है? सनराइज, उगता हुआ सूरज। ठीक है, मतलब उगता हुआ सूरज मतलब जो अभी अभी उभर रहा है। ठीक है, तो कौन सी इंडस्ट्री है जिसको उगता हुआ इंडस्ट्री या आगे की भविष्य की इंडस्ट्री के रूप में जाना जाता है? तो आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी जो है आपकी उगती हुई, मतलब अभी आने वाली इंडस्ट्री है आप लोगों की। आज इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आपका किस चीज के अंदर में डेवलप हो रहा है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर में। आज आप कैसे पढ़ पा रहे हो? जुड़े हुए क्लास में डायरेक्टली बोल रहा हूँ, आप लोग पढ़ पा रहे हो, कैसे पढ़ पा रहे हो? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से, सूचना प्रौद्योगिकी की वजह से। ठीक है, तो ये सूचना प्रौद्योगिकी ही है जो आगे जाकर होने वाली है, और इसी वजह से बिहार के अंदर में जो 28,000 से ज्यादा जो कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी आ रही है, उसके लिए भी टीचिंग परीक्षा ने कोर्स लॉन्च किया है, क्योंकि बिहार सरकार को भी पता चल गया है कि भाई कंप्यूटर टीचर्स की जरूरत है और कंप्यूटर पढ़ाना जरूरी है बच्चों को। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये याद रखना है आप लोगों ने। नाउ फ्रेंड्स, ब्रह्मपुत्र, अभी रिवीजन क्वेश्चन, रिवीजन के लिए तैयार है? अगर आप सभी के सभी बच्चे, ठीक है, तैयार है, तो हाथ ऊपर करके बता दीजिए। तो फिर जैसे ये आर रिवीजन 1 ले रहे, थोड़ी देर बाद फिर से एक और रिवीजन लूंगा। अगर आप सभी के सभी तैयार है तो हाथ ऊपर करके बता दीजिए, और सारे के सारे बिना पोल के आंसर देना है आप सभी लोगों ने। ठीक है, पोल के बिना आंसर देना है कमेंट के अंदर में। हर कोई बच्चा R1, R2, R3 ऐसे करके आंसर देते जाएगा। तैयार है? सेशन को लाइक भी कर देंगे आप सभी के सभी बच्चों। ठीक है, चलिए R1, एसएससी जीडी का क्वेश्चन है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है, बांग्लादेश में इसे क्या कहा जाता है? ठीक है, मेघना, पद्मा, ठीक है, कर्णफुली या जमुना। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, जैसे ही ये नदी आप लोगों की जो है ब्रह्मपुत्र नदी जो है सांगपो के नाम से निकलती है, ये याद रखना है आप लोगों ने, सांगपो नदी के नाम से। ठीक है, फिर दिहांग के नाम से अरुणाचल प्रदेश में आती है, और फिर आती है ब्रह्मपुत्र के नाम से आसाम के अंदर में। और ये, ठीक है, किस नाम से जो है बांग्लादेश में एंटर कर जाती है? तो जमुना के नाम से एंटर करती है, ये याद रखना है आप लोगों ने। गंगा जमुना तहजीब, आप लोगों ने नाम सुना होगा, गंगा जमुना तहजीब, तो वही है आप लोगों की, कि गंगा नदी बाद में यहां से जाकर, और ये दोनों जाकर फिर मेघना के नाम से आगे में बढ़ती है। ठीक है, चलिए, तो ये जो गंगा नदी है उसको पद्मा कहा जाता है बांग्लादेश के अंदर में, गंगा नदी, गंगा को, ठीक है, गंगा को पद्मा कहा जाता है बांग्लादेश के अंदर में। ये भी क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको आगे में जाकर। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र नदी जो है उसको जमुना कहा जाता है बांग्लादेश के अंदर में जाकर। ठीक है, जमुना, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो जैसे ही एंटर करेंगे यहाँ पर, मैं आप लोग देख लीजिए थोड़ा सा, अगर हम लोग जूम कर पाए, ठीक है, तो मैं आपको दिखाने की कोशिश भी करता हूँ इसके अंदर में। ठीक है, तो देखिए आप लोग, ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? हर एक बच्चा कमेंट करेगा, हर एक बच्चा, ठीक है, कमेंट करेगा ताकि याद हो जाए उसको। गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है वहां पर में? पद्मा के नाम से। और ब्रह्मपुत्र नदी को आप लोग बताओगे मुझे। ठीक है, जल्दी से। R1 कितने लोगों का सही हुआ है? R2, भारत में किस नदी को दिहांग भी कहा जाता है? एक ऐसी नदी है जिसको दिहांग भी कहा जाता है, A B C D, यहां पर मैंने लिख दिया आप लोगों के लिए। ये नदी, इसको यारलुंग सेंगपो भी बोलते हैं, यारलुंग, यारलुंग, ठीक है, सैंगपो भी इसको कहा जाता है।
ओके, फिर बाद में जो है इसी नदी को मैं आपको बता दूं बीच में जो है दिहांग कहते हैं, फिर इस नदी को ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र, और इसी नदी को जो है जमुना भी कहा जाता है बांग्लादेश के अंदर में। तो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी। याद हो गया आप लोगों को? यारलुंग सेंगपो, दिहांग अरुणाचल प्रदेश के अंदर में, ब्रह्मपुत्र आसाम में, और जमुना नदी बांग्लादेश के अंदर में, ठीक है। चलिए R2 आपका, भारत का कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? देखिए फ्रेंड, डी ट्रिपल एस बी टीजीटी का क्वेश्चन, डी ट्रिपल एस बी टीजीटी एसएसटी के अंदर में आया हुआ है, फीमेल शिफ्ट के अंदर में। तो आप सोचिए कि आप कितने हाई लेवल के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर होते जा रहे हो। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? जल्दी से बताएंगे आप सभी के सभी। चावल का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य जो है आप लोगों का ये है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। डी ट्रिपल एस बी टीजीटी का क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व कर लिया, कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। R4, ठीक है, यूपी एमआरसी के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन आपका। रासायनिक रूप से मिट्टी चूना, लोहा, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम से भरपूर होती है। इसमें पोटैश भी होता है, लेकिन इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थ की कमी होती है। कौन से प्रकार की मिट्टी की बात कर रहे हैं हम लोग? अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि एक ऐसी मिट्टी है हमारी जिसके अंदर में आयरन भी होता है, लोहा भी होता है, मैग्नीशियम वगैरह भी होता है, पोटैश भी उसके अंदर में है, लेकिन इसके अंदर में जो है नाइट्रोजन की कमी है, फास्फोरस की कमी है, और ऑर्गेनिक मैटर जो है, कार्बनिक पदार्थ या ऑर्गेनिक मैटर जो है आपका, उसकी कमी होती है उसमें। तो किस मिट्टी की बात कर रहे थे हम लोग? ये मिट्टी, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ये मिट्टी जो है वो ठंड के मौसम में फट जाती है, इसको सेल्फ प्लफिंग या फिर स्वतः स्वतः ज्योत्य मिट्टी भी कहा जाता है, रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी की बात हो रही है ये काली मिट्टी कपास उगाने के लिए बहुत ज्यादा फेमस होती है, ये याद रखेंगे आप लोग। कितने लोगों का सही हुआ था? हाथ ऊपर कर दीजिए जल्दी जल्दी से। ये लॉजिक समझ में आ गया आपको पढ़ाने का मेरा, कि भाई किस लॉजिक से आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ? रिवीजन करवा करवा के याद हो जाए आपको। मैंने आपसे कहा था कि ये चीज याद हो जाएंगी आपको। थोड़ा बहुत याद हो गया एटलीस्ट? कितने लोगों को लगता है कि एटलीस्ट 1% चीज याद हो गई कि आयरन और चूना उसमें होता है, ठीक है, नाइट्रोजन की कमी होती है काली मिट्टी में? बस इतना याद हो गया तो भी सफिशियंट है। मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं आपको सारा याद करवा दूंगा, ठीक है, सारा का सारा याद करा दूंगा। निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल का उदाहरण है? ठीक है, R5 नकदी फसल का उदाहरण है। और आज रात में नॉलेज कैप्सूल आपका यही होने वाला है, फूड क्रॉप और कैश क्रॉप का। आई एम सेलेक्टेड इन TRE 3, क्या बात है, बहुत बढ़िया, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। चलिए आंसर करते जाएंगे जब जल्दी जल्दी से सर, सभी के सभी। कृष्णा विराट जी, GS बेस्ट टीचर, आई एम सेलेक्टेड इन TRE 3, कॉन्ग्रेचुलेशन। और ऐसे ही सारे लोगों ने सिलेक्शन लेना है धीरे धीरे करके सभी लोगों ने, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल है? देखिए चावल जो है ये फूड क्रॉप है आप लोगों का, ठीक है, गेहूं जो है ये फूड क्रॉप है आप लोगों का, मक्का जो है आप लोगों का फूड क्रॉप है, ठीक है। तो ये सारे के सारे फूड क्रॉप है, नकदी फसल इनमें से कोई भी नहीं है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। ये सारे के सारे खाद्यान्न फसलें हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो वीट, राइस, मेज, ठीक है, मक्का, ये सब क्या है? खाद्यान्न फसलें। इनको उगाया जाता है मेनली कंजम्पशन के लिए, खाने के लिए उगाया जाता है, बेचना तो सेकेंडरी है, खाने के लिए उगाया जाता है, ठीक है, दालें वगैरह ये सब। बाकी कॉटन, शुगर केन, जूट, चाय और कॉफी वाला एग्जांपल याद है ना आपको? याद करो, गजाला को याद करो। गजाला अपने ससुर जी को चाय देने गई थी और बोली कि कैश क्रॉप, ठीक है, उनको लगा कि पैसे मांग रही करके, ओके। शुगर केन, कॉटन, जूट, तंबाकू। जब भी तंबाकू खाओ तो याद करना ये मतलब मत खाना का तंबाकू, भाई गरा खराब बात है, ठीक है। टोबैको खाना खराब बात है, तंबाकू खाना खराब बात है, ठीक है। बहुत ज्यादा कैश लग जाएगा तुमको, बहुत ज्यादा खर्चा बहुत आ जाएगा, बहुत सारी बीमारियां होती है तंबाकू खाने से, टोबैको कंजम्पशन से। तो टोबैको आप लोगों ने कंजम्पशन नहीं करना है, ठीक है, टोबैको कंजम्पशन नहीं करना है। लेकिन किसी को खाते हुए देखो तो उसको समझाना, भाई बहुत पैसा देखो, बहुत खर्चा आ जाएगा, नहीं तो मत खाओ, ओके। बताइए मृदा में लवणीकरण या सैलिनेशन क्यों होता है? जी, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने मान लीजिए कि बहुत ज्यादा सिंचाई का मतलब क्या होता है ये समझो आप लोग। आप क्या करते हो, ठीक है, ये खेत है आपका, ठीक है, नहर के माध्यम से पानी लेकर आते हो और इसमें पानी डालते हो, ठीक है, या कुएं में से पानी निकाल के जो है वो पानी डालते हो आप इसके अंदर में, ठीक है, किसी ना किसी माध्यम से, तो इसको सिंचाई कहा जाता है, इरिगेशन। जब आप बहुत सारा पानी इसमें डालोगे, बहुत ज्यादा सिंचाई करोगे इसके ऊपर में, तो जो पानी होता है उसके अंदर में कहीं ना कहीं सस्पेंडेड पार्टिकल्स तो होंगे, कोई ना कोई तो सॉल्ट होगा उसके अंदर में, ठीक है। तो क्या होता है, पानी तो उड़ जाता है आपका, लेकिन वो नमक उसके पीछे में रह जाता है। तो सॉइल के सैलिनेशन होने का या लवणीकरण होने का या उसके अंदर में नमक की मात्रा बढ़ जाने का सबसे बड़ा कारण क्या है? एक्सेस इरिगेशन, बहुत ज्यादा पानी का इस्तेमाल करना, ठीक है, एक्सेस इरिगेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि एक्सेस इरिगेशन, अधिक सिंचाई अगर करोगे, बहुत ज्यादा पानी डालोगे, तो पानी के साथ में जो मटेरियल उसके अंदर में आया है वो तो वही रह जाएगा, पानी उड़ जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। 3600 से ज्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं। मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करूंगा लास्ट टाइम, कि हर एक बच्चा जहां भी शेयर कर सकता है जल्दी से शेयर कर दीजिए,
टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हर एक जगह पे, और सेशन को लाइक भी करते रहेंगे आप सभी के सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं। तो मैं पक्का आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आप लोगों से, ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स की भी इसी तरीके की बड़ी बड़ी क्लासेस आप लोगों के लिए लेता रहूंगा मैं फिर आगे में भी, ठीक है। तो सभी लोग जल्दी से करते रहेंगे यहाँ पर में, ठीक है। और जिन्होंने भी शेयर कर दिया वो लिख भी देंगे कि जी सर शेयर कर दिया हमने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को किसके पिता के रूप में जाना जाता है? वर्गीस कुरियन अपने खुद के बच्चों के तो पिता थे ही, इसके अलावा वो किसी और के भी पिता थे, मतलब उनकी दूसरी शादी नहीं थी कि मतलब दूसरी बीवी थी उनकी, कौन सी चीज के पिता के रूप में जाना जाता है उनको, कौन सा काम उन्होंने किया था? तो वर्गीस कुरियन जो है फ्रेंड्स, ये व्हाइट रिवॉल्यूशन के पिता के रूप में जाने जाते हैं, श्वेत क्रांति। अब व्हाइट रिवॉल्यूशन किस चीज से रिलेटेड है, ये अपने आप में क्वेश्चन बनता है आप लोगों का, ठीक है। मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है, मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड। अमूल जो है फ्रेंड्स, उसके अंदर में उसको स्थापित करने में इनका बहुत बड़ा योगदान था डॉक्टर वर्गीस कुरियन का, ठीक है। तो ये याद रखना आप लोगों ने, मिल्क प्रोडक्शन को उन्होंने बढ़ावा दिया, भारत को सेल्फ सफिशिएंट बना दिया मिल्क प्रोडक्शन के अंदर में, दुग्ध उत्पादन में। तो व्हाइट रिवॉल्यूशन, श्वेत क्रांति, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी, ठीक है। वर्गीस कुरियन की देन है मिल्क प्रोडक्शन। अच्छा एक और चीज है, अगर आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो तो मेरा भी मन कर रहा है आपको पढ़ाने का, एक्स्ट्रा पॉइंट बताऊं क्या? हाथ ऊपर कर दो एक बार, जितने भी लोग चाहते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट अगर आप चाह रहे हो कि बता दीजिए सर। देखिए अगर मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं मिल्क की जब बात आती है तो एक पॉइंट बन जाता है, नेशनल मिल्क डे कब आता है? नेशनल मिल्क डे, क्या ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है या नहीं? मिल्क डे, आपको पता है नेशनल मिल्क डे कब आता है? कितने लोग बता सकते हैं मुझे कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? मिल्क की बात निकली है तो देखिए, डॉक्टर वर्गीस कुरियन का हैप्पी वाला बर्थडे जो होता है ना, वो होता है 26 नवंबर को। तो 26 नवंबर को ही हम लोग जो है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस या नेशनल मिल्क डे भी मनाते हैं, इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स, ओके। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का, नेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है? सिंपल सा आप लोगों का आंसर हो जाएगा, 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? ठीक है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को हैप्पी बर्थडे विश करने के लिए। तो जब जब भी दूध को देखो तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को थैंक यू बोल देने का कि भाई उन्होंने भारत के अंदर में दूध उत्पादन को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया है। ये पूरी की पूरी लिस्ट पर मैं क्वेश्चंस कराने वाला हूं आप लोगों को, ये याद रखिएगा आपको। बाइलिंगुअल, हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन, ये क्वेश्चन जो है 70वीं बीपीएससी के री एग्जाम में आया था, 70 बीपीएससी, ठीक है, री एग्जाम के अंदर में आया था ये क्वेश्चन 4 जनवरी को, 4 जनवरी, ठीक है, 2025 को। गरम गरम क्वेश्चन है। एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन को भारत रत्न भी दिया गया, ये पता है आप लोगों को? भारत रत्न दिया गया है अभी जस्ट कुछ दिन पहले, ठीक है। श्वेत क्रांति के जनक है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। मिल्क प्रोडक्शन के अंदर में मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? ठीक है, वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। नीली क्रांति के जनक डॉक्टर अरुण कृष्णन, ठीक है। इसके अलावा जो है गुलाबी क्रांति के जनक जो है फ्रेंड्स किसको कहा जाता है? दुर्गेश पटेल को, ओके। इसी तरीके से आप लोगों का जितनी भी सारे के सारे रहेंगे, हर एक पॉइंट के ऊपर मैं आपको बताऊंगा। एक पॉइंट प्लीज याद रख लिएगा आप लोग, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति का जनक भारत के अंदर में किसको कहा जाता है? एम एस स्वामीनाथन को। लेकिन अगर हरित क्रांति के जनक पूरे देश के अंदर में अगर किसको, पूरे दुनिया में किसको कहा जाता है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से, ठीक है, तो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, नॉर्मन बोरलॉग। प्लीज ये लिख लेंगे आप सभी के सभी, ये क्वेश्चन कराने वाला हूं मैं आगे जाकर आप लोगों के लिए, नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, ठीक है। रोबस्टा एक प्रकार की क्या है जो अफ्रीका में उत्पन्न होती है? रोबस्टा, देखिए हमारे भारत के अंदर में भी इसके जो है बेसिकली इसके प्रकार पाया जाता है आप लोगों का, अरेबिका, रोबस्टा, ठीक है, लिबेरिका, एक्सेल्सा। भारत के अंदर में बेसिकली रोबस्टा और अरेबिका दो प्रकार की ये पाई जाती है कॉफी। तो कॉफी का प्रकार है ये। भारत में मुख्यतः दो प्रकार की कॉफी पाई जाती है, अरेबिका और रोबस्टा। तो ये रोबस्टा क्या है? कॉफी का प्रकार, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आपका, अरेबिका और रोबस्टा, ठीक है। अरेबिका और रोबस्टा कॉफी के प्रकार है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, कॉफी के अरेबिका और रोबस्टा। जितने भी बच्चे हैं, ये जब ये पूरी सीरीज होगी आप लोगों की ना, जब ये सीरीज आगे आगे बढ़ते जाएंगी, जैसे ये सारे हो जाएंगे, हमारे 4 लेक्चर इसके होंगे, मैं एक मेगा टेस्ट आप लोगों की लूंगा, ठीक है। मेगा टेस्ट, वीडियो सॉल्यूशन, इन सारे क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन के आधार पर। अभी मैंने आप लोगों से रोबस्टा पूछा है, ठीक है, हो सकता है मैं आप लोगों से पूछूं कि अरेबिका क्या है, ये क्वेश्चन पूछूं आप लोगों से 6 दिन बाद, ताकि आप लोगों ने जितनी ज्यादा रिवीजन की होंगी उतना ज्यादा आप लोगों को काम में आए, ठीक है। बाबा बुदान की पहाड़ियां, ये सारी की सारी चीजें मैं आगे में कराऊंगा, कर्नाटक के अंदर में कैसे उन्होंने जो है वो लेकर आए थे कॉफी, सब कुछ, ठीक है। जितना ज्यादा रिस्पॉन्स उतना ज्यादा मैं आप लोगों के लिए, हमारी पूरी टीम आप लोगों के लिए करने के लिए तैयार है। यूरिया के लगातार प्रयोग से क्या मृदा जो है वो क्या हो जाती है? यूरिया, देखिए फ्रेंड्स, यूरिया जो है आप लोगों का, आप लोग क्या करते हो, सॉइल को जो है मिट्टी की उत्पादकता बढ़ाने के लिए आप उसमें यूरिया डालते हो, ठीक है, अलग अलग। तो यूरिया जो है बेसिकली क्या होता है ना आप लोगों का,
एसिडिफिकेशन मतलब जो है ना उसके अंदर में एसिडिटी को बढ़ा देता है, एसिडिक कर देता है उसको। तो यूरिया के लगातार प्रयोग से जो है मृदा क्या हो जाती है, अम्लीय हो जाती है, एसिडिक हो जाती है। मतलब वो उसमें पीएच मान उसका क्या होता है, 7 से कम हो जाता है। देखो एक चीज याद रखना, पीएच मान आपको पता है कि अगर पीएच वैल्यू 7 है तो वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब ठीक है उदासीन है। पानी का जो शुद्ध पानी होता है उसका पीएच कितना होता है, 7 होता है। शुद्ध पानी का पीएच मान 7 होता है। अगर 7 से कम है, ठीक है, तो वो क्या होगा, एसिडिक होगा या बेसिक होगा, जल्दी बताइए। साइंस भी आपका क्लियर होता जा रहा है उसके साथ साथ में, ठीक है। तो यहां पर मैं अगर पीएच मान इससे कम होता है, 0 की तरफ में जाता है आप लोगों का, ठीक है, 7 है तो न्यूट्रल है। अगर 7 से ज्यादा जा रहा है, 7 से प्लस हो रहा है, ठीक है, तो 7 से माइनस में जा रहा है तो एसिडिक होगा, एसिडिक, ठीक है, अम्लीय। और 7 से ज्यादा जा रहा है तो ये अल्कलाइन हो जाएगा, अल्कलाइन, ठीक है। अल्कलाइन को ही आप लोग बेसिक भी कहते हो, बेसिक, बेस नेचर का हो जाता है ये, ठीक है, भस्मीय या क्षारीय बोलते हैं उसको हिंदी में, ठीक है। तो मिट्टी के अंदर में पीएच मान 7 से कम होने लगता है जितना ज्यादा यूरिया का इस्तेमाल करोगे आप लोग, तो एसिडिक हो जाती है मिट्टी, एसिडिक, ये याद रखना है आप लोगों ने, मिट्टी एसिडिक हो जाती है। ओके, मृदा के अंदर में यूरिया का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने से, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप लोगों को अच्छी मिट्टी चाहिए, अच्छी मिट्टी किस किस को चाहिए भाइयों आप लोगों में से, ठीक है, तो पीएच मान जो है आप लोगों का, ठीक है, आइडियल माना जाता है 6.0 से लेकर 7.5 के बीच में होना चाहिए, ठीक है, इतना होना चाहिए। बट क्या होता है अगर आप बहुत ज्यादा यूरिया इस्तेमाल कर रहे हो ना तो 6 से भी कम हो जाता है उसका पीएच मान, मतलब और ज्यादा एसिडिक हो जाती है। तो आइडियल मिट्टी कितनी होती है, 6 से लेकर 7.5 तक, ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया, 6 से लेकर 7.5 तक होती है इसकी। नाउ काजू उगाने के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है, काजू, काजू कितने लोगों ने खाया है कभी ना कभी, काजू, काजू काजू कतली, ठीक है। तो काजू उगाने के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है, चलिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं आप लोगों से काजू उगाने के लिए, काजू सबसे पहली बात तो क्या है आप लोगों का, ये बताना है आप लोगों ने, ठीक है। काजू क्या है, कैश क्रॉप है या फूड क्रॉप है। तो काजू जो है आप लोगों का फ्रेंड्स ये याद रखना है आप लोगों ने, कैश्यू एक प्रकार का, एक तो सबसे पहली बात तो ये कैश क्रॉप है। और रेड लेटराइट सॉइल के अंदर में, लाल लेटराइट मिट्टी जो होती है ना उसके अंदर में सबसे ज्यादा उगता है ये। तो लाल लेटराइट मिट्टी के अंदर में सबसे ज्यादा उगता है। उसके लिए जितने भी पोषक तत्व चाहिए काजू उगाने के लिए वो रेड लेटराइट सॉइल के अंदर में बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। तो रेड लेटराइट सॉइल, लाल लेटराइट मिट्टी, ये याद रखना आप लोगों ने, सबसे उपयुक्त होती है काजू उगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी पर स्थित है। इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट आप लोग मार्क करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी पर स्थित है। देखिए राष्ट्रीय जलमार्ग 1, राष्ट्रीय जलमार्ग 2, ये नदी के ऊपर में बनाए गए जो है रास्ते हैं। आप लोग जैसे नेशनल हाईवे से जाते हो जमीन के ऊपर में रास्ते से, उसको नेशनल हाईवे बोला जाता है, ठीक है। वैसे ही राष्ट्रीय जलमार्ग, नेशनल वाटरवे इसको बोला जाता है, ठीक है। तो नेशनल वाटरवे नंबर 1 जो है आप लोगों का फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, ये इलाहाबाद से हल्दिया तक बनाया गया, या हल्दिया से इलाहाबाद, जो भी आप लोग कहना चाहो, ठीक है, गंगा नदी पर बनाया गया नेशनल हाईवे नंबर 1। तो नेशनल हाईवे नंबर 1 किस पर है, जल्दी से कमेंट कर देंगे आप सभी के सभी, हर एक बच्चा लिखेगा, मैं जो बता रहा हूं वो लिखते जाएंगे। नेशनल हाईवे नंबर 1 कौन सी नदी पर है, ठीक है, गंगा नदी पर, लिख दो। दूसरी चीज, नेशनल हाईवे नंबर 2 जो है आप लोगों का, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है, आसाम राज्य में सादिया नाम की जगह से ढुबरी तक, ठीक है, क्योंकि यहां से तो फिर बांग्लादेश में चली जाती है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। तो सादिया से ढुबरी तक आपका जो है फ्रेंड्स ये याद रखना है, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर में है नेशनल हाईवे नंबर 2, ठीक है, जल्दी। तो सादिया से ढुबरी तक जो है फ्रेंड्स ये याद रखना है आप लोगों ने, ब्रह्मपुत्र नदी पर नेशनल हाईवे नंबर 2, नेशनल वाटरवे नंबर 2 है आपका। नेशनल वाटरवे नंबर 3 जो है वो बहुत सारी छोटी छोटी नहरें हैं जिनको जोड़कर केरल में बनाया गया है। और नेशनल वाटरवे नंबर 4 जो है आप लोगों का, ये बनाया गया है आपका पश्चिमी पूर्वी तट के ऊपर में, पूर्वी तट पर, ठीक है। तो भारत में चावल उत्पादक राज्यों का सही अवरोही क्रम जो है फ्रेंड, देखिए यहाँ पर में आप लोगों का बोला है, आप लोगों का डिसेंडिंग सबसे बड़े से कम में आना है, तो पश्चिम बंगाल है, फिर उत्तर प्रदेश है, ठीक है, और फिर आप लोगों का पंजाब है। तो आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, बड़े से छोटे की तरफ में आना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में आना है आप लोगों को। तो डी इज द करेक्ट आंसर। 90% लोगों ने सही आंसर दिया है, कॉन्ग्रेचुलेशन सभी 90% लोगों को। और बाकी के जो 10% लोग हैं उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशन की सीखने मिली चीज, ठीक है, वो तो जो है जिनको भी याद रखना है लंबे समय तक, स्पेशली उन बच्चों को जिन्होंने गलत आंसर किया, वो तो कमेंट में जरूर लिख दीजिए, ठीक है, ताकि आपको हमेशा हमेशा के लिए अब याद हो जाए। जिन्होंने सही हुआ वो भी लिख सकते हैं ताकि और अच्छे से याद हो। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब, ये आप लोगों का चावल उत्पादन के अंदर में, ठीक है।
आगे में जाकर अलग अलग फसलों के बारे में भी मैं आपको बताता चलूंगा। नाउ फ्रेंड, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा है? जूट का, जूट जो है फ्रेंड्स, इसको हिंदी में पटसन भी कहा जाता है, पटसन, ये याद रखना है आप लोगों ने जूट को। इसको जूट को आप लोग जो है फ्रेंड्स गोल्डन फाइबर भी कहते हो, गोल्डन फाइबर, गोल्डन फाइबर, सुनहरा रेशा, ठीक है, सुनहरा, ठीक है, सुनहरा रेशा भी इसको कहा जाता है, ये याद रखना है आप लोगों ने, सुनहरा रेशा। तो किसको कहा जाता है? ये बीपीएससी टीआरई की एग्जाम में आया था, सुनहरा रेशा किसको? तो जूट को कहा जाता है, पटसन को। नाउ फ्रेंड्स, ये सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल के अंदर में आपको देखने के लिए मिलेगा, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल और भारत के बाहर अगर आप देखोगे तो बांग्लादेश, ये जूट के उत्पादन के प्रमुख उत्पादन करता है। भारत में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन जो है पश्चिम बंगाल के अंदर में होता है, ठीक है। जूट, जूट मतलब ये इस तरीके से बोरे वगैरह जो बनते हैं ना आप लोगों के, वो जूट है आप लोगों का। तो ये याद रखना आप लोगों ने, पश्चिम बंगाल के अंदर में होता है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो जूट उत्पादन में पहले नंबर पे पश्चिम बंगाल है, दूसरे नंबर पे बिहार आता है फिर, ठीक है। तो पहले नंबर पे है पश्चिम बंगाल, दूसरे नंबर पे बिहार, जूट प्रोडक्शन के मामले में, ठीक है, पटसन के उत्पादन में। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रदेशों में से कौन से प्रदेश में कॉफी का सबसे अधिक उत्पादन होता है? आप देख सकते हो कितनी सारी एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, कितनी सारी एग्जाम से जहां पर में क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो जूट उत्पादन की अगर हम लोग बात करेंगे आप लोगों से, तो जूट उत्पादन के अंदर में सबसे सॉरी, कॉफी के उत्पादन में सबसे अधिक उत्पादन करता जो है आप लोगों का, वो है कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक के अंदर में। आपको एक चीज बताना चाहूंगा, यहाँ पर मैं कर्नाटक के अंदर में जो है बाबा बुदान की पहाड़ियां है, यहाँ पर मैं सबसे पहले कॉफी का उत्पादन किया गया था। इसके पीछे एक स्टोरी है, वो कल मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको कराऊंगा पूरी की पूरी स्टोरी, क्योंकि उस पर मल्टीपल क्वेश्चन आए हैं बाबा बुदान की पहाड़ियों के ऊपर में। जो बाबा बुदान थे वो गए थे यमन, वहां से अपने दाढ़ी में उन्होंने कॉफी की कुछ बीज छुपा के ला लिए थे, ठीक है। तो यहाँ पर में उन्होंने उगाया था, तो उस पहाड़ी का नाम ही बाबा बुदान पहाड़िया हो गया, कर्नाटक के अंदर में। ये याद रखना है, सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन। चाय का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर में होता है? टी का। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो ये बताइए आप लोग जल्दी से, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा आप लोगों का। चाय के उत्पादन में भारत के अंदर में सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? चाय के अंदर में, टी के अंदर में बात करेंगे हम लोग, तो आप लोगों को आंसर आसाम हो जाएगा। लेकिन अदरवाइज कॉफी की बात करें, ठीक है, तो कर्नाटक, ठीक है, चलिए, कर्नाटक के अंदर में होता है। रबर का उत्पादन सबसे ज्यादा केरल के अंदर में होता है, ये याद रखना है। नीली क्रांति के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अरुण कृष्णन और हीरालाल चौधरी, ठीक है, ये दो लोग हैं जिनको नीली क्रांति के जनक के रूप में, नीली क्रांति बेसिकली होती है आप लोगों की, ठीक है, समुद्री जो सी फूड है, सी फूड, उसके प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए समुद्री क्रांति हुई थी। सी फूड के अंदर में क्या आता है आपका? मछली, केकड़ा, जो भी है आप लोगों का, उन सारी चीजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। तो अरुण कृष्णन, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, अरुण कृष्णन, कृष्णन और उनके चंगू मंगू, ठीक है, हीरालाल चौधरी, ठीक है, अरुण कृष्णन और हीरालाल चौधरी, इन दोनों ने मिलकर जो है फ्रेंड्स ये किया था। तो आंसर आप लोगों को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों ने याद रखना है, ओके। तो वर्गीस कुरियन को किसके नाम से जाना जाता है भाई? वर्गीस कुरियन जो है वो व्हाइट रिवॉल्यूशन के जनक है, व्हाइट रिवॉल्यूशन के। अच्छा, एम एस स्वामीनाथन किसके जनक माने जाते हैं? जल्दी से आप बता देंगे कमेंट करके। देखिए, रिवीजन नंबर 6, चलिए रिवीजन के लिए कितने लोग तैयार है? अगर मैक्सिमम लोग तैयार है हाथ ऊपर कर दो, तो मैं रिवीजन आगे में भी कराऊंगा, आने वाले सेशंस में भी। रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट, आप लोगों का फेवरेट, ठीक है, रिवीजन, ठीक है, गुड। चलिए अब जो है फ्रेंड्स रिवीजन करते हैं हम लोग। R6 पहले 5 करा चुका था, अब ये 5 गिनना है आप लोगों ने, आपका स्कोर कितना बना है रिवीजन में। ब्लैंक इज द प्रोसेस बाय विच वाटर सॉल्युबल सॉल्ट गेट डिपॉजिटेड इन द सॉइल। कौन सी प्रक्रिया है जिसके जरिए जो है घुलनशील जो लवण है, जो नमक है, वो मिट्टी के ऊपर में जमा हो जाता है? उसको लवणीकरण कहा जाता है, ठीक है, सैलिनाइजेशन, ठीक है। तो सैलिनाइजेशन या लवणीकरण इसको कहा जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसको याद रखेंगे आप सभी लोग, लवणीकरण या सैलिनाइजेशन, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके जरिए वाटर सॉल्युबल जो सॉल्ट होता है वो मिट्टी पर जमा हो जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? जल्दी से एकदम फास्ट, बी ट्रिपल एस सी सीजीएल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है आपका, ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में आया हुआ है, जल्दी से फास्ट आंसर करेंगे आप सभी के सभी, ठीक है। तो भारत में हरित क्रांति के जनक जो है ये कहा जाता है एम एस स्वामीनाथन को, ठीक है। वर्गीस कुरियन को कौन सा वाला कहा जाता है, और हीरालाल चौधरी को किसके लिए कहा जाता है? अगर याद आ रहा है तो कमेंट करके बता दो। जो बच्चा सारा लेक्चर देखेगा, पूरा लेक्चर देखेगा, उसका फायदा होगा, वो आगे बढ़ेगा, खुद की भी तरक्की कराएगा, अपने परिवार की भी तरक्की कराएगा, अपने आसपास वाले लोगों के जो है उनको भी खुशियां देगा अपने लोगों को। लेकिन जो बच्चा अभी मेहनत नहीं करेगा उसको जिंदगी भर मजदूरी करनी पड़ेगी, ये याद रखना है आप लोगों ने चीज। या तो अभी मेहनत कर लो या फिर बाद में मजदूरी करो, ये आप लोगों का बस दो चॉइस है। मिल्क के लिए
जो है वर्गीस कुरियन और हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्णन नीली क्रांति के लिए। गुड, चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेबिका, रोबस्टा और लिबेरिका किसकी किस्म है? ठीक है, तो अरेबिका और रोबस्टा तो भारत में भी होती है भाई, ठीक है, अरेबिका, रोबस्टा, लिबेरिका भी होती है, लेकिन वो भारत में इतनी नहीं होती। अरेबिका और रोबस्टा भारत के अंदर में मेन फसलें हैं कॉफी की। कॉफी उत्पादन में सबसे आगे कौन सा राज्य है, ये कमेंट करके आप लोग बताएंगे मुझे। ठीक है, कॉफी उत्पादन में सबसे ज्यादा आगे राज्य कौन सा है? सभी लोग जल्दी से कमेंट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिवीजन का आप लोगों का। ठीक है, कमेंट करते जाएंगे हर एक बच्चा, सभी बच्चों ने कमेंट करना है। ठीक है, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है। रिवीजन क्वेश्चन है आप लोगों का, जो बच्चा कमेंट करेगा वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो भारत में सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य जो है फ्रेंड्स, ये है आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, सेकंड नंबर पे फिर बिहार आता है। ओके, तो पहले नंबर पे है जूट या पटसन के अंदर में। ठीक है, अच्छा जूट को और किस नाम से जाना जाता है, या जो पटसन है उसको किस नाम से जाना जाता है, क्या बोला जाता है उसको, वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो मुझे। नाउ विश्व में हरित क्रांति की जनक कौन है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ए बी सी डी यहां पर मैंने लिख दिया आप लोगों के लिए, आप लोग बताइए यहां पर मैं। ठीक है, एसएससी जीडी कांस्टेबल का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, आपको बता दूं कि आप 10 से ज्यादा एग्जाम क्लियर कर सकते हो अगर आप ये सारे के सारे सेशंस अच्छे से देखते हो तो। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं आप लोगों को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, तो नॉर्मन बोरलॉग जो है वो विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। एम एस स्वामीनाथन भारत में माने जाते हैं, भारत के अंदर में। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना था, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एम एस स्वामीनाथन जिन भी लोगों ने लगाया है, ठीक है, प्लीज एक बार करेक्शन आप लोग प्लीज ध्यान से दीजिए। यहाँ पर मैं वर्ल्ड में पूछा है, विश्व में। समझ में आ गया हो तो हाथ ऊपर कर दीजिए अगर ये चीज समझ में आ गई। विश्व में पूछा है आप लोगों से, ठीक है, विश्व के अंदर में। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोग आंसर्स कर रहे हो यहाँ पर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहां पर में? सेंट्रल एगमार्क लैब, एगमार्क। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा फ्रेंड्स ये आप लोगों का, और ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर में आ चुका है। ठीक है, आप खुद भी देख लीजिए, यहाँ पर में यूपीपीसीएस एसीएफ के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का ये। ठीक है, सेंट्रल, ठीक है, एगमार्क लैब कहां पर में? लैब, इसका हेड ऑफिस नहीं पूछा है, इसका हेड ऑफिस तो फरीदाबाद के अंदर में, इसकी लैब कहां पर में? लैब जहां पर में चीजों की टेस्टिंग की जाती है, टेस्ट होता है, कोई भी खाने का सामान है एगमार्क के अंदर में उसका टेस्ट किया जाता है, प्रयोगशाला। ये आप लोगों को मिलेंगी नागपुर के अंदर में। ठीक है, सेंट्रल एगमार्क लेबोरेटरी कहां पर में? अगर कोई भी चीज है, अगर मान लीजिए उसका बहुत बड़े लेवल के ऊपर में जो है उसका परीक्षण करना है, ठीक है, तो वो कहां पर में किया जाता है? सेंट्रल एगमार्क लैब के अंदर में किया जाता है। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, प्रयोगशाला कहां पर में। ये क्वेश्चन कई सारे एग्जाम्स के अंदर में आ चुका है, और मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये क्वेश्चन जो है, मुझे एक और एग्जाम है जहां पर मैं, मुझे पता है ये क्वेश्चन यूपी टेट 2018 के एग्जाम के अंदर में भी आया था, मैं टीम को भेज दे रहा हूँ, वो भी लगा दीजिएगा आप। ठीक है, तो केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहां पर में? नागपुर के अंदर में। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ फ्रेंड्स, केसर की सबसे अधिक मात्रा कहां पर में उत्पन्न होती है? केसर की। बच्चे अपने अपना अपने मन से पूछिए कि क्या आपने योगदान कर दिया है सेशन के अंदर में, क्या आपने इस सेशन की जो है जो गुरु दक्षिणा है वो दे दी है। जहां भी शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दीजिए अगर कहीं पे ग्रुप नहीं मिल रहा है तो। ठीक है, और जहां भी शेयर कर रहे हो वहां पर मैं डबल डबल शेयर करके आ जाइए। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न कहां पर में होती है, तो केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है कश्मीर के अंदर में। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, केसर की। अच्छा, केसर को एक और नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड्स, केसर को जो है जाफरान के नाम से भी जाना जाता है, ये याद रखना है आप लोगों ने, जाफरान। ठीक है, जाफरान, जाफरान। ठीक है, जाफरान, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। पंपोर नाम की जगह है, ठीक है, जम्मू कश्मीर के अंदर में पंपोर नाम की जगह है, जम्मू कश्मीर में पंपोर, पंपोर। ठीक है, इसको केसर सिटी के नाम से जाना जाता है, केसर सिटी। भारत का केसर सिटी किसको कहा जाता है? पंपोर को कहा जाता है। कहां पर में ये पंपोर? जम्मू कश्मीर के अंदर में। ठीक है, ये याद रख लेना आप लोगों ने। तो केसर की सबसे ज्यादा उत्पत्ति कहां पर में होती है? कश्मीर में। कश्मीर में भी, जम्मू कश्मीर में भी कहां पर में होती है? पंपोर में। पंपोर को केसर सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, केसर को ही जाफरान के नाम से भी जानते हो आप लोग, ये भी याद रख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अंदर में जो है फ्रेंड्स, आप लोगों का कौन सा वाला कहां पर में होता है? कितने लोग चाहते हैं कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन के प्रकार होते हैं, ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन का एक ही मतलब होता है
कि भाई ये जंगल था, ठीक है, अब आप लोग जो है नंगू पुंगू पुराने जमाने के अंदर में घूमंतु लोग थे, इधर उधर गए, आपने क्या किया, जंगल का एक एरिया था इसको काट दिया, ठीक है, इसको काट दिया और यहाँ पर मैं खेती की, फिर इस जगह पे जो भी फसल होगी उसको खाया पिया, फिर दूसरी जगह चले गए, दूसरी जगह पे जो है वहां के जंगल को काटा पीटा, वहां पर मैं खेती की, तो शिफ्ट हो गए, आप स्थानांतरित हो गए, एक जगह पे रह के खेती नहीं कर रहे, उसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहा जाता है, बट उसके नाम अलग अलग है हर जगह पे। जैसे कि आप लोगों का जो है फ्रेंड्स झूम की खेती कहां पर में कहा जाता है इसको, पूर्वोत्तर राज्यों के अंदर में, नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स है वहां पर में इसको कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। माशा कहा जाता है, पूनम कहा जाता है, जैसे मैं आपको बता दूं कि पूनम, ठीक है, इसको केरल के अंदर में और आपका जो वेस्टर्न घाट वाला इलाका है वहां पर में इसको कहा जाता है। पोडू इसको कहां पर में कहा जाता है, ये भी आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। ओके, तो ये भी आप लोग बताते जाएंगे। पोडू जो है फ्रेंड्स ओडिशा और आंध्र प्रदेश के इलाके में इसको बोलते हैं, ठीक है, पोडू ओडिशा प्लस आंध्र प्रदेश के इलाके के अंदर में पोडू कहा जाता है, ठीक है। झूम की खेती जो है नॉर्थ ईस्ट में कही जाती है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर में आप लोगों का आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, ये सब आ गया आप लोगों का, ठीक है, मणिपुर तो ये हो गया। माशा कहां पर में कहा जाता है, माशा, ठीक है, ये गलत है, आपका हिमाचल प्रदेश में नहीं कहते उसको, कहां पर में कहते हैं, तो ये फिर आप लोगों का आंसर बनेगा, और बनेगा तो फिर आपको बताना भी है कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश में कहा जाता है, मध्य, ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर में, मध्य प्रदेश के अंदर में, तो ये वाला गलत है आपका, हिमाचल प्रदेश में नहीं मध्य प्रदेश में कहते हैं। देखो मैं आपको ना दो चीजें बताता हूँ, ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर में अभी वैसे तो बहुत डिटेल में बता सकता हूँ आप लोगों को, लेकिन अभी फिलहाल मैं बता रहा हूँ कि माशा तो आप लोगों ने याद कर लिया, माशा बोला जाता है, एक है बेवार, ठीक है, बेवार और दहिया, ये भी इसको कहा जाता है, यहाँ पर मैं ये याद रखना आप लोगों ने, ठीक है, तो प्लीज इसको भी याद रख लेना आप लोगों ने, ठीक है, बेवार और दहिया, ठीक है, माशा, ये सब कहां पर में कहा जाता है आप लोगों का, ये कहा जाता है आप लोगों का आपके मध्य प्रदेश के अंदर में, ठीक है, तो प्लीज इसको याद रखना, बेवार भी बोलते हैं, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेवार वाला, ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री की बुक में भी दिया और ज्योग्राफी के अंदर में भी दिया हुआ है वो पॉइंट आपका। नाउ फ्रेंड्स और कुछ चीजें हैं, अब तो ये तो बात हो गई हमारे भारत की, ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को लदांग कहा जाता है इंडोनेशिया और मलेशिया के अंदर में, रोका कहा जाता है ब्राजील के अंदर में, मिल्पा मैक्सिको में, झूमिंग कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट में आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, ये सब हो गया आपका। कितने लोग चाहते कि ये सारा याद करा दूं आप लोगों को मैं, ठीक है, क्वेश्चंस के थ्रू, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर में आप लोगों के, मिल्पा वाला क्वेश्चन तो बहुत सारे एग्जाम के अंदर में आया हुआ है आप लोगों का, रे वाला आता है। अगर आप चाहोगे मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपके लिए जो है स्पेशल सेशन लेकर इसको करवा दूंगा आप लोगों को, झूम की खेती जितनी भी जगह पे अलग अलग होती है। राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहां पर में, दलहन पल्सेस, पता है मैंने इसको कैसे याद किया था, दलहन वाला, ठीक है, दाल, दाल की बना लिए कान की झुमकियां, ठीक है, दाल 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 देखिए आप लोगों ने, दाल दाल दाल, अब बेचारी गरीब सी बच्ची क्या करे यहाँ पर में, ठीक है, तो दाल के अंदर में उसने धागे से पुराई और दाल से कानों की बालियां बना ली कानपुर के अंदर में, ठीक है, ये याद रख लेना आप लोग। ओके, तो कानपुर के अंदर में ये आप लोग याद रख सकते थे इस पॉइंट को, बी कानपुर। क्या एक लिस्ट दूं आपको, अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स रहा, ठीक है, जल्दी से सारे लोगों ने एक एक जगह पे शेयर कर दिया, तो मैं आप लोगों से प्रॉमिस कर दूं कि ये सारे के सारे आपको करा दूंगा। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता में एक नंबर आपका बन गया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कहां पर में है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर में है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहां पर में, तीनों देहरादून के अंदर में, ठीक है, तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून के अंदर में, ठीक है। उसके बाद में जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च कानपुर में है, दलहन के लिए आप लोगों का, ये हिंदी में भी मिल जाएगा आप लोगों को पूरी की पूरी लिस्ट, डोंट वरी, ठीक है, हिंदी में भी अवेलेबल है मेरे पास में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद में, इसको पता है कैसे याद किया था, बिरयानी खाते लोग, कितने लोग खाते हैं बिरयानी, अरे वेज बिरयानी खाते होंगे, ठीक है, आपको पता है हैदराबादी बिरयानी बड़ी फेमस है, हैदराबादी बिरयानी है ना, पता है आप लोगों को, तो ऐसा समझ लो कि भाई न्यूट्रिशन है उसके अंदर में बहुत सारा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि जाके बिरयानी खा के आओ हैदराबाद में न्यूट्रिशन की कमी है तो, ओके, जस्ट याद रखने के लिए बता रहा हूँ आप लोगों को, ओके, तो हैदराबाद के अंदर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, ऐसे याद रख लेना, वेज बिरयानी खा लेना, वेज वेज मतलब आलू टमाटर गोभी वगैरह डाल के, ठीक है। चलिए, सबसे मीठे लोग कहां पर में होते हैं, ठीक है, जो स्वीट होते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है जी, पहले आप, वो ट्रेन में बोलते हैं ना, लखनऊ के अंदर में नवाबों की ट्रेन छूट गई थी, पहले आप करके लखनऊ में नवाबों की ट्रेन छूट गई थी, कितने लोगों ने कहावत सुनी है,
पहले आप करते करते उनकी ट्रेन छूट गई। कितने लोगों ने एक कहावत सुनी है, लखनऊ में नवाबों की ट्रेन छूट गई। ठीक है, पहले आप करके, वो बहुत स्वीट लोग थे, शुगर केन टाइप के, गन्ने की तरह मीठे लोग थे वो लोग एकदम। ओके, तो लखनऊ के अंदर में शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी याद रख सकते थे आप लोग। बहुत सारी ट्रिक्स है, कई सारी तरीके से याद रख सकते हैं। अगर आप लोग चाहोगे तो मैं करा दूंगा आप लोगों को। टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, राजमुंद्री में। राजा लोग टोबैको खाते थे, देखो खत्म हो गए आज। आज राजा रानी लोग बचे क्या? जो टोबैको खाएगा वो बचेगा नहीं, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, राजा मुंद्री आंध्र प्रदेश के अंदर में, तो राजा मुंद्री टोबैको खाना राजा रानी लोगों का काम था, खत्म हो गए वो लोग। सिंपल सी बात, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश के अंदर में। अच्छा, चावल, अगर कच्चे चावल खाओगे तो कैसी आवाज आएंगी? इमेजिन करो, चलो बाद में देखते हैं अपन ट्रिक अपनी। कच्चे चावल खाओगे तो कैसी आवाज आएंगी? एक बार टीम प्लीज इस क्वेश्चन को लगा भी दीजिएगा। ठीक है, कच्चे चावल खाओगे तो कैसी आवाज आएंगी? कट कट आवाज आएंगी आप लोगों की, तो कटक। ठीक है, तो राइस, नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक के अंदर में है। ठीक है, कट कट आवाज आएंगी। हाँ चलो समझ गया आप लोगों को, मतलब कटक के अंदर में, ये याद रखना था आप लोगों ने। एक बार शेयर करते रहो यार जल्दी से, वो कम नहीं होना चाहिए नंबर। और 4873 लाइक्स हो चुके हैं। जल्दी से जितने भी लोग हैं जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक कर देंगे। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है आप सभी लोगों ने, ताकि आप लोगों को आने वाले सेशंस भी टाइम टू टाइम मिलते रहे। ठीक है, भारत में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन करने वाला प्रदेश कौन सा है? जल्दी से फास्ट। भारत में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन करने वाला प्रदेश जो है फ्रेंड्स, ये है आपका उत्तर प्रदेश। आपका राइस का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला प्रदेश कौन सा है, वो आपको बताना है। राइस वाला और वीट दोनों कमेंट में लिख देंगे, राइस कौन सा है और वीट कौन सा है, सभी लोग लिख देंगे जल्दी से। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ूं। सबसे पहला है उत्तर प्रदेश है, फिर मध्य प्रदेश, फिर पंजाब है वीट के मामले में। ठीक है, गवर्नमेंट का डेटा है ये आपका। तो उत्तर प्रदेश गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला है। केरल में समुद्री रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? ठीक है, देखो केरल, ओके, केरल, केरल है, केरल के अंदर में रेत है, समुद्री तट है, वहां पर में रेत है। रेत के अंदर में क्या पाया जाता है आपका? कैल्शियम, रेडियम, थोरियम, मैग्नीशियम। तो इसके अंदर में जो है ना फ्रेंड, थोरियम पाया जाता है कैल्शियम की रेत के अंदर में। ठीक है, कैल्शियम की रेत में क्या पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है। थोरियम जो है एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है, जिससे गर्मी पैदा हो सकती है ना। केरल के अंदर में थोरियम पाया जाता है उसकी रेत में। वो बॉलीवुड वालों ने यार इस चक्कर में गाना बना लिया, देखो उन्होंने बिना मतलब जाने बुझे कितना इसमें। केरल में गर्मी है, नैनीताल से सर्दी भेजो। ठीक है, दिल को जो राहत पहुंचाए ऐसा कुछ बेदर्दी भेजो। क्या भेजेगा बेदर्दी, मतलब कि फ्रिज भिजवा दे वो लड़की तुम्हारे लिए। ठीक है, दहेज मांग रहे हो, क्या मांग क्या रहा है वो लड़का? ठीक है, कुछ बेदर्दी भेजो, मतलब ऐसा क्या भेज दे वो वहां से। ऐसा भी बेचारी नहीं कि उसकी फूक इतनी बड़ी है कि वहां से फू करेंगी तो यहाँ पर भी उसको ठंडी लग जाएंगी। भाई मांग ऐसा कुछ चीज मांग जिससे तेरे को कुछ हो। अब वो बर्फ का गोला भी भेजेंगे तो पिघल जाएगा इतने दूर से आते आते। ठीक है, केरल में गर्मी है, नैनीताल से सर्दी भेजो, कुछ भी है यार पगला लड़का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, कोई बात नहीं। तो यूरेनियम और थोरियम जो है फ्रेंड्स आपका रेडियो एक्टिव मटेरियल है। आप लोगों को याद रखना है कि मोनोजाइट सैंड जो है केरल की, उसके अंदर में थोरियम पाया जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है आप लोगों का, तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को याद रखिएगा। आप लोग एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की बहुत बहुत अधिक संभावना है आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हमारे। ठीक है, आपको बताना है शिव समुद्रम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कहां पर में लोकेटेड है? यूपीटीजीटी का क्वेश्चन है आप लोगों का। एक बार दबा के शेयर कर देंगे सभी के सभी लोग। देखिए शिव समुद्रम जलप्रपात जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने हमेशा, ये आप लोगों को मिलेगा कर्नाटक में। बट कौन सी रिवर पर है ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, रिवर कौन सी है? तो ये जो रिवर है जिसके ऊपर में ये बना हुआ है, ये आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स, कावेरी नदी के ऊपर में बना हुआ है शिव समुद्रम जलप्रपात। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूपी टीजीटी की एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ज्योग्राफी के अंदर में। तो एग्जाम स्पेसिफिक क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं मैं। ठीक है, तो आप लोगों का आंसर क्या होगा? शिव समुद्रम, शिव समुद्रम, कर्नाटक और कावेरी। ये 3 पॉइंट हर एक बच्चा कमेंट के अंदर में लिख देगा। शिव समुद्रम, ठीक है, शिव समुद्रम, कर्नाटक और कावेरी, हर एक बच्चा लिखेगा जल्दी जल्दी से। ठीक है, किस महीने में रबी की फसल की बुआई होती है? रबी की फसल, देखिए मैंने हमेशा इसको ऐसे याद रखा हुआ है कि रबी जो है ये एक लड़का है रवि नाम का। ठीक है, इसको लगती है ठंड। ठीक है, इसको लगती है ठंड। तो ठंड के मौसम में जो है वो रबी की फसल उगाई जाती है। तो ठंड का मौसम मार्च और अप्रैल में, ठंड का मौसम तो होता नहीं है, बुआई होती है, मतलब उस समय में उसको बोया जाता है। ठीक है, जून जुलाई के अंदर में जो है बारिश का मौसम होता है, उस समय में खरीफ की फसल होती है आप लोगों की। ओके, जनवरी फरवरी के अंदर में तो उसको काटने का समय आ जाता है। तो अक्टूबर नवंबर के अंदर में जो है इसको बुआई होती है। अक्टूबर नवंबर में ठंड बढ़ती है। ठीक है, तो ठंड के मौसम में इसको बोआ जाता है।
तो आप ऐसे याद रख लोगे तो अक्टूबर, देखो कितना इजीली हम लोग वहां तक पहुंच गए। रवि को लगी ठंड, उसने बुआई शुरू कर दी, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना था, अक्टूबर नवंबर, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का। खरीफ की फसल जो है वो बारिश के सीजन में उगाई जाती है, ठीक है, जून जुलाई के मौसम के अंदर में। ओके, और जो रबी की फसल होती है आप लोगों की, ये याद रखना है आप लोगों ने, अक्टूबर नवंबर के सीजन में बोई जाती है, ठंड के मौसम के अंदर में। ये चीज याद रखना है। रबी और खरीफ की फसल को लेकर भी एक मोना मैम ने एक शॉर्ट बनाया था कि रबी की फसल और खरीफ की फसल को कैसे याद रखे। वो क्वेश्चंस मैं भी करवा दूंगा, बट आप वो शॉर्ट जरूर देखिएगा आप लोग। टीचिंग परीक्षा के शॉर्ट सेक्शन में मोना मैम ने आप लोगों के लिए बहुत प्यार से बनाया है, ठीक है, वो शॉर्ट, उसको जरूर देखिएगा आप लोग। ओके, नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है? व्हाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है। अब गेहूं को व्हाइट गोल्ड तो बोलेंगे नहीं, गेहूं जो है सफेद कलर का दिखता नहीं, मक्का गन्ना सफेद कलर का दिखता नहीं। भाई यूपी लोअर के एग्जाम के अंदर में कितना लोअर लेवल का एग्जाम का क्वेश्चन पूछा। मेरे बच्चे यहाँ पर मैं आंसर लगा देंगे, देखते कितने बच्चे आंसर लगा पाते हैं। पोल के अंदर में मैं देख रहा हूँ कंटिन्यूअसली, ठीक है। 5,000 प्लस लाइक्स आपने कर दिए, बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स आप सभी लोगों का, ठीक है। बताइए जल्दी से जी। तो जो जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसके आंसर कमेंट के अंदर में करते जाएंगे आप सभी। और जो जो भी आपने सीखा है आज, जो भी थोड़ी बहुत भी चीजें सीखी आप लोगों ने, ठीक है, उसको आप लोग कमेंट के अंदर में लिखते जाएंगे आप सभी के सभी जी। तो कॉटन जो है फ्रेंड्स आप लोगों का आंसर हो जाएगा, कॉटन, ठीक है। महाराष्ट्र के अंदर में इसको जो है वो व्हाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है। नाउ राजस्थान का लगभग एकाधिकार है, मोनोपोली है, मतलब राजस्थान में ही वो सबसे ज्यादा उगता है। उगता है मतलब क्या, ये उगता नहीं निकलता है, हर चीज उगेंगी थोड़ी ना, ठीक है। बताइए जल्दी से, राजस्थान का एकाधिकार है मतलब राजस्थान की मोनोपोली उसके अंदर में। भाई पूरे देश का 89% चीज, वो जो चीज के बारे में मैं बात कर रहा हूँ 89% केवल राजस्थान के पास में है, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो आते हैं ना आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश, उनके पास में केवल 2% है वो, और राजस्थान के पास में 89%। सोचो सोचो क्या हो सकता है वो, जिंक, ठीक है, जस्ता। 89% भारत का जस्ता या जिंक जो है वो केवल राजस्थान के पास में है, ठीक है। ओके, जिंक जस्ता ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट डिफरेंस याद रखेंगे आप सभी लोग। 89% जस्ता या जिंक केवल और केवल राजस्थान के। की अगर मैं बात करूं तो आपको बताना है यूपी टेट 2018 का क्वेश्चन, केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहां पर में है? सेंट्रल एगमार्क लेबोरेटरी, ठीक है। तो सेंट्रल एगमार्क लेबोरेटरी जो है फ्रेंड्स आप लोगों का मिलेगी नागपुर में। तो नागपुर यहाँ तीसरे नंबर पे, मतलब सी पे दिया होगा ना, ए बी और सी और डी करेंगे तो सी पे हो गया ये। तो सी इज द करेक्ट आंसर। लगाते जाएंगे आप लोग कमेंट के अंदर में जल्दी जल्दी से आंसर, हर एक बच्चा कमेंट में आंसर करता जाएगा रिवीजन का। या R11 था आपका 11वें नंबर का रिवीजन का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर में है? R2 हो गया ये आपका, R2 रिवीजन, R12 हो गया ये, R12। भाई चावल खाने पर कैसी आवाज आती है वो भी बता देना एक बार, ठीक है। चावल खाने पर कैसी आवाज आती है, चावल, ठीक है, कच्चे चावल अगर आप खा लोगे तो, ठीक है, तो बस वहीं पे है। तो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कटक के अंदर में है, ठीक है। तो डी इज द करेक्ट आंसर, ये याद रखना था आप सभी लोगों ने, डी। नाउ R13 ये हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। प्लीज टीम करेक्ट कर लीजिए। हरियाणा सिविल सर्विसेज में आया था, पोडू बीवर पेंडा भारत के विभिन्न भागों में, ठीक है, नाम से जाया जाता है, ठीक है। बेवार मैंने आपको बताया, पेंडा पोडू, ठीक है, दहिया, ठीक है, माशा, झूम, ये सब क्या है? ये आपके शिफ्टिंग कल्टीवेशन के प्रकार है, स्थानांतरित खेती के प्रकार है ना। ये स्थानांतरित खेती या शिफ्टिंग कल्टीवेशन के प्रकार है आप लोगों के। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्लीज इसको भी याद रखिएगा आप सभी के सभी लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहां पर में? मैंने आपको बताया दाल दलहन, एक गरीब लड़की बेचारी बच्ची, ठीक है, ये नेहा, ठीक है। ओके, ये इसके कान, ये इसके कान है। ओके, दाल कौन से कलर की रहती है यार? चलो कोई बात नहीं, पिंक कलर की दाल बनाएंगे अपन। तो दाल से उसने क्या किया है, दाल से जो है दाल के अंदर में धागे डाल के अपने लिए बालियां बनाई है। अरे कहा गई नेहा, शर्मा गई लड़की, देखो जाने दो छोड़ो, ठीक है, शर्मा गई, डिलीट हो गई वो। तो कानपुर के अंदर में ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, शर्मा गई पगली। आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर में, कानपुर के अंदर में ये याद रखना है, कान में बालियां बनाई थी। तो ये हमेशा याद रहेगा आपको, हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ने से बता दूं कि ये सारे क्वेश्चंस मैं करवाने वाला हूँ टीचिंग परीक्षा के पेड कोर्सेज के अंदर में। इमेज या इन्फोग्राफिक सेक्शन हमने बनाया है, वह हिंदी इंग्लिश दोनों में ये अवेलेबल करवा दिया आप लोगों को। इसके अलावा आप लोगों के लिए ये पूरा का पूरा हिंदी इंग्लिश में अवेलेबल है, साथ ही साथ इनके ऊपर में बेस्ड क्वेश्चंस भी अवेलेबल करवा दिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन।
ठीक है, 10,000 से ज्यादा क्वेश्चन अवेलेबल है इन्फोग्राफिक्स सेक्शन में टीचिंग परीक्षा के, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है आपको पेड कोर्स के साथ में, वो 10,000 क्वेश्चन पूरा, तो आप सभी के सभी जो है फ्रेंड्स इसको ले सकते हैं। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स केरल की मोनोजाइट रेट में क्या पाया जाता है प्रचुर मात्रा में, सीआईएसएफ की एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में पूछा था। ठीक है, R15 नंबर का क्वेश्चन, जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो केरल की मोनोजाइट रेट के अंदर में जो है फ्रेंड थोरियम पाया जाता है, R15 आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताएंगे, भारत के किस शहर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन है। हरियाणा पीसीएस का क्वेश्चन है, मैंने आपको ट्रिक बताई थी इसको याद करने की। साथ ही साथ आप लोग जो है मुझे अब कुछ चीजें हैं जो मैं पूछ रहा हूँ आपको, वो बताएंगे आप लोग मेरे को कमेंट करके। ठीक है, आपका राइस के अंदर में सबसे ज्यादा राइस कहां पर में होता है, ठीक है, व्हीट, ठीक है, गेहूं सबसे ज्यादा कहां पर में होता है, ये भी आप लोग मुझे कमेंट करके बता देंगे जल्दी जल्दी से सभी के सभी लोग। ओके, इसके अलावा जो है फ्रेंड यांगपा पास कौन से राज्य के अंदर में, स्टेट का नाम बताएंगे, और उस दर्रे से कौन सी नदी आती है, ठीक है, इससे कौन सी रिवर भारत के अंदर में आती है। जो बच्चा स्टार्टिंग से देख रहा है वो बता पाएगा, कमेंट के अंदर में आंसर करना है आप सभी लोगों ने, इस क्वेश्चन का भी आंसर कर दोगे आप लोग कमेंट के अंदर में। ठीक है, मैं आप लोगों के कमेंट को, जितने भी बच्चे हैं जो कमेंट में आंसर करेंगे जल्द से जल्द, उन लोगों को मैं हार्ट भी दे दूंगा। ठीक है, ताकि आप लोगों को जो है फ्रेंड्स आप लोग अच्छे से मोटिवेट भी हो सके और बाकी लोगों को भी पता चल सके कि आप लोगों ने सही आंसर दिया है। ठीक है, चलिए आप लोग मुझे बताइएगा कि व्हाइट रिवॉल्यूशन किस चीज से रिलेटेड है, व्हाइट रिवॉल्यूशन किस चीज से रिलेटेड है। साथ ही साथ जो है आप लोग मुझे बताएंगे कि व्हाइट रिवॉल्यूशन के जनक किसको कहा जाता है और उनका बर्थडे कब आता है। आज ही मैंने एक इसके बताया था मैंने आपको। मुझे बताइए आप लोग, रोबस्टा 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 प्लस अरेबिका ये क्या है, रोबस्टा और अरेबिका किस चीज के प्रकार है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली बनता है एग्जाम के अंदर में, रोबस्टा और अरेबिका क्या चीज है, कमेंट करके बताएंगे आप लोग, और नीचे में कमेंट भी करना है आप लोगों ने। ठीक है, नेशनल वाटरवे नंबर 1, नेशनल वाटरवे नंबर 1 कौन सी रिवर पर बना है, ठीक है, और नेशनल वाटरवे नंबर 2 कौन सी रिवर पर बना है, ये आप बता देंगे मुझे। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये जो एक्टिविटी करा रहा हूं इसको अच्छे से करिए, रिलीजियसली करिए आप लोग। कमेंट के अंदर में जितने भी बच्चे सही आंसर देंगे, एक एक करके चाहे आंसर कर दीजिए, पहले इसका कर दीजिए, फिर इसका कर दीजिए, फिर इसका कर दीजिए, फिर इसका कर दीजिए, चाहे एक साथ कर दीजिए, जैसी आपकी इच्छा हो।